मैं यही समझा कि कोई सपेरा कोई रस्म पूरी करने आया होगा। ताक में दिया जल रहा था, उसकी धुंधली रोशनी कोठड़ी में फैली हुई थी। दर लोहे का था, उसके खुलने की चरचराहट सुनाई दी। मैंने देखा कि अंदर आने वाला कोई सपेरा नहीं था, बल्कि एक दुबली पतली दराजकद लड़की थी। उसने अंदर आते ही दरवाज़ा बंद कर दिया। वो दबे पांव चलती मेरे पास आई और मुझसे कोई बात किए बगैर मेरे हाथों की रस्सियां खोलने लगी। मुझे ऐसे लगा कि इस लड़की को मैंने कहीं पहले भी देखा है। मैंने उससे पूछा, क्या मुझे सांपों के खुड में फेंकने के लिए ले जा रही हो? लड़की ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। खामोश रहो। अब मैंने उस लड़की को पहचान लिया था। ये वही लड़की थी जो झोंपड़ी के अंदर फर्श पर बेहोश पड़ी थी, और बूढ़ी औरत ये कहकर मुझे उसके पास झोंपड़ी में ले आई थी कि तुम मुसलमान हो बेटा, मेरी बेटी को अपने हाथ से पानी पिला दो, मेरी बेटी को होश आ जाएगी। मैंने सरगोशी में उसे पूछा, तुम वही झोंपड़ी वाली लड़की हो ना? तुमने और तुम्हारी माँ ने धोखे से मुझे इन लोगों के यहाँ फंसा दिया है। मैं अगर जिंदा बच गया तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इस दौरान लड़की मेरे दोनों कलाइयों की रस्सियां खोल चुकी थी। उसने मेरे मुंह पर अपना हाथ रख दिया और धीमी आवाज में कहा, तुम इसी तरह बोलते जाओगे तो जरूर जिंदा नहीं बचोगे। मैं तुम्हें इन लोगों की कैद से निकालने आई हूँ, जबान बंद रखो। मेरे बदन में मुसरत की लहर दौड़ गई। क्या वाकई ये लड़की मुझे इन खूनी सपेरों की कैद से आज़ाद कराने आई थी? उसने मेरे पांव भी खोल दिए। मैं चारपाई पर उठकर बैठ गया और अपनी कलाइयों को सहलाने लगा। लड़की ने मुझे वही बैठे रहने का इशारा किया और दब्बे पांव दरवाजे के पास गई। जरा सा दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गई। मैंने सबसे पहला काम यह किया कि अपनी जेब टटोली। जेब में च्युइंगम बम टैबलेट वाली डब्बी महफूज पड़ी थी। इसराइली एजेंडे के ब्रीफ केस से उड़ाए हुए रॉकेटों, मिसाइलों और न्यूक्लियर पावर प्लांट के ब्लू प्रिंट की नकल मैंने तह करके तावीज़ में रखी थी। वो तावीज़ भी मेरे बाजू के साथ उसी तरफ बंधा हुआ था। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया, उन सपेरों ने मेरे बटुए में से भी कुछ नहीं निकाला था। मैं चारपाई से उतरकर कोठरी में टहलकर हाथ पांव खोलने लगा। टांगे अकड़ गई थीं। दरवाजे में से लड़की अंदर आई। आते ही मुझे अपने पीछे आने का इशारा किया। ये तो खुदा ने कोई फरिश्ता मेरी मदद को भेज दिया था। मैं उसके पीछे पीछे चलता दरवाजे से बाहर आ गया। वो गार में आगे आगे जा रही थी। ये गार की मुखालिफ सिमत थी। एक जगह गार की सीढ़ियाँ आ गईं। हम सीढ़ियाँ उतर गए। नीचे फिजा बेहद मरतूब थी और अजीब सी बू फैली हुई थी। यहाँ अंधेरा भी था। लड़की रुक गई। उसने आहिस्ता से कहा, मेरे कांधे पर हाथ रख दो और मेरे साथ साथ चलो। मैंने ऐसा ही किया। ये बड़ी गहरी सुरंग सी थी। कदमों के नीचे छोटे छोटे कंकरे आ रहे थे। कुछ दूर अंधेरे में चलने के बाद चढ़ाई शुरू हो गई। लड़की रुक गई। मैंने सरगोशी में कहा, आगे सीढ़ियां हैं, देख कर चढ़ना। मैं उसके साथ बड़ी एहतियात से कदम उठाता सीढ़ियां चढ़ने लगा। मैं सीढ़ियां गिनता भी जा रहा था। कोई 15 सीढ़ियां चढ़ने के बाद मुझे ऐसी रोशनी नजर आई जैसे रात को सितारों भरी रात में नीली नीली रोशनी होती है। साथ ही ताज़ा हवा के झोंके भी आने लगे। ये रात की नीली नीली रोशनी और ताज़ा हवा जिस सुरंग में से हम गुजर रहे थे उसके दहाने से आ रही थी। कार का दहाना आया तो हम निकलकर झाड़ियों के दरमियान आ गए। मैं खुले आसमान के नीचे था। ताज़ा सर्द हवा चल रही थी। मैंने आसमान की तरफ नजरें उठाकर देखा। आसमान पर तारे चमक रहे थे। मैंने लड़की के कांधे पर से हाथ उठा लिया था। वो मेरे आगे आगे चल रही थी। झाड़ियों में झींगर बोल रहे थे। जब हम करीब से गुजरते तो झींगरों की आवाज़ें खामोश हो जाती। मैं अब जंगल की आज़ाद फिजा में निकल आया था। अब एक सपेरा तो क्या, अगर सारे सपेरे भी मिलकर आ जाते तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। मैंने लड़की से कहा, बहन जी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम मुझे कैद से छुड़ाकर ले आई हो। बस मैं आगे खुद ही चला जाऊंगा। लड़की चलते चलते रुक गई। सितारों की मध्यम रोशनी में मुझे उसकी चमकती हुई आंखें और चेहरे के नकूश धुंधले धुंधले नजर आ रहे थे। उसने कहा, जो सांप नागमणि की पूजा के वक्त तुम्हारे और दूसरी मुसलमान लड़की के ऊपर फेंके गए थे, उनके मुंह में से जहर की थैलियां निकाली हुई थीं। लेकिन जिन सांपों को हमारे सपेरों ने तुम्हारे और मुसलमान लड़की के कपड़ों और तुम्हारे जिस्मों की बू सूंघने को दी हुई थी, वो बहुत जहरीले सांप थे। उनके जहर उनके मुंह में मौजूद हैं। तुम जहां जाओगे ये सांप तुम्हारा पीछा करेंगे और तुम्हें डसकर हलाक कर डालेंगे। मैंने कहा, लेकिन अभी तो मेरे पीछे सांप नहीं छोड़े गए। अभी तो मैं इस जंगल से फरार हो सकता हूं। आगे किसी न किसी बस्ती या शहर में पहुंच जाऊंगा। फिर सांप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। लड़की आगे चल पड़ी। कहने लगी, इस वक्त रात के 2 बज रहे हैं। मैं इसीलिए तुम्हें निकाल कर ले आई हूं
वेरी देर में पुजारी सपेरे तुम्हें कोठरी से लेने आएंगे, बल्कि हो सकता है कि वो कोठरी में पहुंच भी चुके हों। जब उन्हें पता चलेगा कि तुम फरार होने में कामयाब हो गए हो तो वो पहला काम ये करेंगे कि जहरीले सांपों की 6 जोड़ियां तुम्हारे पीछे छोड़ देंगे। मैंने कहा, क्या तुम मुझे जहां ले जा रही हो वहां ये सांप मेरे पीछे नहीं आएंगे? लड़की बोली, तुम खामोशी से मेरे पीछे चलते रहो, इन बातों का मुझे तुमसे ज्यादा पता है। मैंने उसका भी इंतजाम सोच रखा है। सारी उम्र हो गई है इन खूनी सपेरों में रहते हुए, मैं सब कुछ जानती हूँ। मेरी ये हमदर्द लड़की झाड़ियों और ऊंची घास वाले मैदान में से गुजरकर अब एक चढ़ाई चढ़ रही थी। घास रात की शबनम से भीग रही थी, जिसकी वजह से पतलून के पांचे गीले हो गए थे। टीले के ऊपर चट्टानों के दरमियान एक कुदरती गार थी। इस गार के आगे नरकलों के ऊंचे ऊंचे झुंड उगे हुए थे। उनके पीछे एक जंगल था जिसके आगे पत्थर की सिल रखी हुई थी। इस सिल ने गार का मुंह बंद कर दिया था। लड़की ने सिल एक तरफ हटा दी। तारों की रोशनी में मुझे गार में एक छोटा सा रास्ता मालूम हुआ। मैंने लड़की से कहा, यह तो कोई खोड या खोब मालूम होता है। उसने कहा, मैं पहले अंदर जाती हूं, तुम मेरे पीछे आना। वो झुककर बल के घुटनों के बल होकर गार के तंग दहाने में से अंदर चली गई। मैं भी उसके पीछे अंदर घुस गया। अंदर एक तरफ से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। हम उठ खड़े हुए थे। रोशनी में देखा कि गार के अंदर का हिस्सा थोड़ा कुशादा है और छत भी ऊंची है। लड़की मुझे कुछ आगे ले गई। दीवार में एक शगाफ था। रोशनी उस शगाफ में से बाहर निकल रही थी। शगाफ के अंदर काफी खुली जगह थी, जहां मिट्टी का एक दिया दीवार के खत्ते में रोशन था। उसकी रोशनी में मुझे एक लड़की दोनों घुटने सीने से लगाए कोने में सहमी हुई बैठी दिखाई दी। मैं वहीं ठठक गया कि ये लड़की कहाँ से आ गई है। ये जो लड़की मुझे अपने साथ लेकर आई थी, उसने कहा, ये लड़की भी मुसलमान है। हमारे आदमियों ने इसको भी कैद कर रखा था। मैं पहले उसे निकालकर यहाँ लाई थी। मैंने कोने में बैठी लड़की को दिए की रोशनी में देखा तो मैंने उसको भी पहचान लिया। ये वही लड़की थी जिसको मेरे बाद नागमनी के बुत के सामने लाया गया था। वो मेरी तरह एक चारपाई पर बंधी हुई थी। उस पर भी मेरे साथ ही सांप छोड़े गए थे और वो दहशत ज़दा होकर बार बार अपनी माँ और बहन भाइयों को और खुदा को मदद के लिए पुकार रही थी। मुसलमान लड़की मेरी तरफ डरी हुई नज़रों से देख रही थी। मेरी हमदर्द कहने लगी, तुम्हें अपने साथ इस लड़की को भी निकाल कर अपने साथ ले जाना और उसे उसके माँ बाप के घर पहुंचाना होगा। हमारे सपेरे मालूम नहीं उसे कहाँ से पकड़ कर लाए हैं। ये किसी शहर का नाम बताती है जो मेरी समझ में नहीं आता। मैंने ज़्यादा शहर नहीं देखे। इसे पूछो कि ये किस शहर जाना चाहती है। मैंने लड़की से पूछा, बहन तुम्हारे माँ बाप कहाँ रहते हैं? लड़की मिडिल क्लास के पढ़े लिखे घराने से ताल्लुक़ रखती थी और ख़ुद भी पढ़ी लिखी थी। ये बाद में मालूम हुआ वो 10वीं जमात में पढ़ती थी। उसने बताया कि उसका नाम नसीम बानो है। वो बनारस शहर की रहने वाली थी। उसके बाप का घर शहर के जनूब मशरकी इलाके की एक बस्ती में दरियाए गंगा के किनारे था। उसके बाप की शहर में मटियारी और स्कूल की किताबों की दुकान थी। कहने लगी, हमारा स्कूल दरिया की घाट के करीब है। एक हफ्ता हुआ मैं स्कूल से वापस आ रही थी कि रास्ते में एक सपेरा सांपों का तमाशा दिखा रहा था। उसने मेरी तरफ देखकर कहा, तू इम्तिहान में अव्वल आएगी, तेरा माथा बता रहा है, मुझे अपने घर ले जाकर भोजन करा। तुझे सांप का मोरा दूंगा। जिस घर में मोरा हो वहाँ सांप बिच्छू कभी नहीं आता। अगर किसी को सांप काट ले तो ये मोरा सांप काटे के जख्म पर रख देना, वो आदमी बच जाएगा। हमारे दरिया के करीब होने की वजह से सांप बिच्छू बरसात में निकल आते थे। मैंने कहा, चलो बाबा मेरे घर चलो, मैं तुम्हें भोजन कराती हूँ। मैं उसे लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ी। रास्ते में एक गली में से गुजरी तो सपेरे ने खुदा जाने किस तरह के रुमाल मेरे मुंह के ऊपर रखा और फिर मुझे कोई होश न रहा। मेरी हमदर्द लड़की ने नसीम बानो की बात काटते हुए कहा, अब तुम फिक्र न करो, ये तुम्हारा मुसलमान भाई बंद है। इसे भी तुम्हारी तरह कुछ पिलाकर बेहोश करके यहाँ लाया गया था। ये तुम्हें तुम्हारे घर पहुँचा देगा। फिर उसने मेरी तरफ मुतवज्जे होकर कहा, तुम इस लड़की के पास यहाँ बैठो, मैं ये मालूम करके आती हूँ कि हमारे आदमी इनकी तलाश में क्या कुछ कर रहे हैं और उन्होंने किस किस इलाके में जासूस सांप छोड़े हैं, क्योंकि अब तक तुम दोनों के फरार का इन लोगों को पता चल गया होगा। यहाँ बिल्कुल मत हिलना, मैं ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगी। जब वो जाने लगी तो मैंने सवाल किया, अगर तुम्हारे सपेरों ने हमें हलाक कर देने के लिए जासूस सांप छोड़ रखे हैं तो वो मेरे और इस लड़की नसीम बानो के कपड़ों और जिस्म की बू पा यहाँ भी आ जाएंगे। वो मेरी तरफ हाथ बढ़ाकर बोली, मेरे साथ गार के मुंह तक आओ। मैं उसके साथ शगाफ में से निकलकर गार के दहाने पर आ गया।
उसने पत्थर की सिल ऊपर से गिरा दी। गार के दहाने में से जो किसी बड़े सुराख की तरह था, ऐसी रोशनी अंदर आने लगी जैसे बाहर आसमान पर पो फट रही हो। वो मुझे अपने साथ बाहर ले गई। बाहर आसमान पर सुबह का नूर फैल रहा था। पिछले पैर की शबनमी हवा में काफी खनकी थी। कहने लगी, यहाँ खड़े रहो। मैं गार के दहाने के आगे उगे हुए ऊंचे ऊंचे नरकलों के पास ही खड़ा हो गया। लड़की झुककर झाड़ियों में कुछ तलाश करने लगी। वो अंधेरे में खुदा जाने क्या ढूंढने लग गई थी। जब 2-1 मिनट बाद वापस आई तो उसके हाथ में कुछ पौधे थे। कहने लगी, ये बड़ी खास किस्म की जड़ी बूटी है। जानते हो इसकी तासीर क्या है? अगर उसे पकाकर उनके कुचले हुए डंठों को किसी जगह रगड़ रगड़ कर मल दिया जाए तो उधर सांप कभी नहीं आएगा। इसकी बू से सांप इस तरह डरता है जिस तरह इंसान सांप से डरता है। उसने मेरे सामने डंठों को पत्थर पर रखकर दूसरे पत्थर से कुचल दिया। फिर उस कुचले हुए डंठल और शाखें पत्थर की उस सिल पर रगड़ रगड़ कर मलने लगी जो गार के दहाने रखा जाने वाला था। जब उसने सारी कुचली हुई जड़ी बूटी पत्थर की सिल पर अच्छी तरह मल दी तो कहने लगी, अब तुम अंदर जाकर आराम से बैठ जाओ। हमारे सपेरों ने जो सांप तुम्हारे लिए छोड़े हुए हैं वो इस तरफ का रुख भी नहीं करेंगे। मैंने कहा, लेकिन उन्हें हमारी बू तो जरूर आएगी। इस तरह वो गार में नहीं आएंगे, लेकिन कार के बाहर बैठ जाएंगे और सपेरे समझ जाएंगे कि हम कार के अंदर हैं। लड़की कहने लगी, सांप कोई पुलिस के सिपाही नहीं है। इस जड़ी बूटी की तेज बू उस वक्त पहाड़ी के चारों तरफ 2-2 फरलांग तक फैल चुकी है। सांप इसकी बू पाकर इस पहाड़ी से दूर जाएंगे। तुम बेफिक्र होकर बैठो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। मैं गार के अंदर आ गया। लड़की ने बाहर से पत्थर की सिल रखकर गार का मुंह बंद कर दिया। मैं गार के अंदर शगाफ में बनारस की मजलूम मुसलमान लड़की नसीम बानो के पास आकर बैठ गया। वो रो रही थी और सख्त डरी हुई थी। उसको यकीन नहीं आ रहा था कि अब वो कभी अपने माँ बाप बहन भाइयों के पास जा सकेगी। मैंने उसे बहुत तसल्ली दी और कहा, तुम अपना डर खौफ दूर कर दो बहन, हम बहुत जल्द यहाँ से निकल जाएंगे और मैं खुद तुम्हारे माँ बाप के पास पहुँचा दूंगा। मुझे दिल्ली जाना है, मैं बनारस से होता हुआ चला जाऊंगा। मेरी बातों से उसकी काफ़ी हिम्मत बंधी। कहने लगी, भैया इन लोगों को ज़रूर पुलिस के हवाले कर देना। अगर ये रहमदिल लड़की मुझे मेरे कोठरी से मेरी रस्सियाँ खोलकर यहाँ ना लाती तो खुदा जाने मेरा क्या हाल होता। वो रोने लगी। मेरे गुम हो जाने से ना जाने अम्मा अब्बू का क्या हाल हो रहा होगा। मैं उसे तसल्लियाँ देने लगा कि खुदा पर भरोसा रखो, जिसने हमें इतनी बड़ी मुसीबत से निकाल दिया है वो हमें यहाँ से भी निकाल देगा। मुझे भी अपना बड़ा भाई समझो, मैं तुम्हें खुद तुम्हारी अम्मा और अब्बू के पास पहुँचाऊँगा। मैं उसका ख्याल बदलने के लिए उससे उसके स्कूल और स्कूल की सहेलियों की बातें करने लगा। कुछ वक्त इसी तरह गुजर गया। सपेरन लड़की अभी तक नहीं आई थी। बाहर जरूर दिन चढ़ आया होगा। अब खूनी सपेरे और उनके सांप हमारी तलाश में सारे जंगल में निकल आए होंगे। किसी वक्त ख्याल आता कि ये सांपों का इंसानी कपड़ों और जिस्म की बू पर आज जाना बेकार की बातें हैं। मैं उस लड़की को लेकर यहाँ से निकल जाता हूँ। सपेरे के पास कोई असला वगैरह तो है नहीं कि घात लगाकर हम पर फायर कर देंगे। कोई सामने आ गया तो सवाल ही पैदा नहीं होता था कि वो मेरे ऐसे कमांडो के हाथ से जिंदा बचे। फिर ये सोचकर बैठा रहा कि खुदा जाने उसमें कोई सच्चाई ही हो। सांप हमारी बू पाकर जंगल में हमें डस ना दें। ये गरीब लड़की कहीं वैसे ही डरकर शोर न मचा दे। बेहतर यही है कि सपेरन लड़की का इंतज़ार कर दिया जाए। वहाँ वक्त गुजरने का एहसास नहीं हो रहा था। मेरा ख्याल है कहीं आधा घंटा गुजर गया था कि सपेरन लड़की गार में वापस आई। उसने हमें बताया कि सपेरे सख्त गुस्से में हैं और सारे जंगल में हमें तलाश करते फिर रहे हैं। उन्होंने तमाम जहरीले सांप जिनको उन्होंने पहले रोज ही तुम्हारे जिस्म और कपड़े सुंघा दिए थे तुम्हारे पीछे छोड़ दिए हैं। मगर तुम फिक्र न करो, इस पहाड़ी की तरफ कोई सांप नहीं आ रहा। मैंने यहाँ आते हुए सांपों के एक जोड़े को अपनी आंखों से देखा था। उनका मुंह इस पहाड़ी की तरफ था। उन्हें तुम दोनों की बू आ रही थी, लेकिन जैसे ही जड़ी बूटी की तेज बू हवा के झोंके के साथ उनके जिस्म से टकराई, इस तरह घबराकर एकदम पीछे को भागे जैसे आगे आग लगी हो। मैंने उसे पूछा, अब हमें कितनी देर और यहाँ रहना होगा? सपेरन लड़की अपने साथ उबली हुई शकरकंदी और एक कटोरे में गुड़ का शरबत ले आई थी। उसने शकरकंदी केले के पत्तों पर डालकर हमारे आगे रख दी। कहने लगी, दिन के उजाले में तुम्हारा यहाँ से निकलना खतरनाक साबित हो सकता है। तुम्हें आज का दिन इस जगह बैठकर गुजारना होगा। रात को मैं तुम्हें खुद साथ लेकर इस जंगल से बाहर निकल आऊंगी। शकरकंदी बड़ी मीठी थी। मुझे भूख भी खूब लगी हुई थी। मैंने और नसीम बानो ने शकरकंदी खाकर पेट की आग बुझाई, गुड़ का शरबत पिया, जिस्म में ताजगी आ गई।
सपेरन लड़की ये कहकर चली कि मैं ज्यादा देर नहीं ठहर सकती, दोपहर को दोबारा आऊंगी। उसके जाने के बाद नसीम बानों से बातें करने लगा। कार के अंदर सर्दी नहीं थी मगर सर्दियों का मौसम था, इस वजह से गर्मी भी महसूस नहीं हो रही थी। इस मजलूम लड़की का खौफ अब दूर हो चुका था। एक दो बार वो मेरी किसी बात पर हंसी भी थी। दोपहर के वक्त सपेरन हमारे लिए खिचड़ी लेकर आई जिसमें आम का अचार मिला हुआ था। वो पानी भी लाई थी, हमने शौक से खाया। मैंने उसे पूछा, बाहर दिन कितना गुजर गया है? उसने बताया कि दोपहर हो चुकी है और हमारे आदमी तुम्हें तलाश करते करते थक गए हैं, सारे सांप भी नाकाम वापस आ गए हैं। मैंने कहा, तो फिर अब हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। वो कहने लगी, जब तक बाहर अंधेरा ना हो जाए यहाँ से निकलने का नाम भी ना लेना, नहीं तो तुम्हारे साथ मैं भी मारी जाऊंगी। मैंने उसे पूछा, अच्छा ये बताओ तुमको हमारी मदद का ख्याल कैसे आ गया? सपेरन लड़की खामोश हो गई, फिर बोली, ये मैं नहीं जानती। ऐसा लगता है कि भगवान ने मेरे दिल में ख्याल डाला कि मैं तुम्हारी मदद करूं। मैंने पूछा, वो औरत तुम्हारी माता जी थी क्या? सपेरन लड़की कहने लगी, नहीं, वो मेरी असली माँ नहीं है। उसने मुझे यहाँ पाला है, मुझे खुद नहीं मालूम कि मेरी माँ कौन थी। एक बूढ़े सपेरे ने बताया था कि तुम एक जंगल में झाड़ियों के पास पड़ी रो रही थी। तुम्हारी उम्र उस वक्त 6-7 माह की होगी कि हम तुम्हें वहां से उठाकर ले आए। भगवान जाने मेरी माता कौन थी और वो मुझे रोता हुआ झाड़ियों के पास क्यों छोड़ गई थी। शायद डाकुओं ने मेरी माता को अगवा किया होगा और मैं उसकी गोद में होंगी। डाकू मुझे वहीं फेंककर मेरी माता को उठाकर ले गए होंगे। मैंने जब होश संभाला तो मैं इन सपेरों में थी, तब से लेकर आज तक इनके साथ रह रही हूँ। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। मैंने कहा, तुम हमें लेकर यहाँ से किस तरफ जाओगी? और जिस तरफ तुम हमें ले जाओगी क्या वहाँ से कोई शहर या रेलवे स्टेशन करीब होगा? उसने कहा, मुझे कुछ मालूम नहीं है, ये सब कुछ तुम्हें खुद मालूम करना होगा। मैं तुम्हें खतरनाक जंगल से बाहर निकाल कर वापस आ जाऊंगी। अब मैं जाती हूँ, मेरा ज़्यादा देर रहना ठीक नहीं। और वो चली गई। उसके बाद हमारे लिए वक्त गुजारना मुश्किल हो गया, बस बातें करते रहे। नींद भी नहीं आ रही थी। बनारस की लड़की नसीम बानो ने मुझसे मेरे बारे में पूछा कि मैं कौन हूँ और उनके जाल में कैसे फंस गया था। मैंने उसे अपने बारे में बस इतना ही बताया कि बम्बई से दिल्ली जा रहा था, सैलाब की वजह से बांडा शहर में रुक गया, जबलपुर से होता हुआ कानपुर के रास्ते दिल्ली चला जाऊंगा। ट्रेन में बैठा, आगे जाकर रेलवे लाइन बह जाने की वजह से ट्रेन खड़ी हो गई। मैं यूं ही सैर करने स्टेशन से निकल आया और इस सपेरन लड़की की माँ मुझे धोखे से बेहोश करके यहाँ ले आई। यूं ही बातें करते वक्त गुजरता चला गया। थोड़ी देर बाद मैं उठकर दिए की बत्ती ऊंची कर देता था। आखिर सपेरन लड़की आ गई। उसके एक हाथ में पोटली थी। कहने लगी, मैं तुम्हारे लिए इसमें खिचड़ी डाल कर लाई हूँ, रास्ते में जब भूख लगे तो खा लेना। मैंने उसे कहा कि अगर रात हो गई है तो हमें यहाँ से चल पड़ना चाहिए। सपेरन लड़की ने कहा, अभी सूरज गरूब हुए थोड़ी देर ही हुई है, थोड़ा वक्त और बैठ जाओ, जंगल पूरी तरह से अंधेरा हो लेने दो। उसने बताया कि सपेरे कल किसी नई मुसलमान लड़की और नए मुसलमान लड़के को पकड़ने के लिए निकलेंगे। मैंने उसे पूछा, ये सिर्फ मुसलमान लड़के और लड़कियों को क्यों पकड़ते हैं? वो कहने लगी, इनके यहाँ ये एक पुरानी रस्म चली आ रही है। ये हर साल की पहली या 10 की रात को नागमणि देवता के आगे एक मुसलमान लड़की और एक मुसलमान लड़के की कुर्बानी देते हैं। इससे पहले ये कई मुसलमान लड़कियों और लड़कों को नागमणि देवता के आगे हलाक कर चुके हैं। तुम खुशकिस्मत हो और पहले मुसलमान हो कि यहाँ से बचकर जा रहे हो। मैंने दिल में सोचा कि इन लोगों को यहाँ जिंदा छोड़कर नहीं जाना चाहिए। मैंने सपेरन लड़की से कहा, रात को ये सारे खूनी सपेरे कहाँ सोते हैं? उसने कहा, जिस गार में तुम कैद थे और जहां नागमणि देवता का बड़ा बुत है, सारे सपेरे उस गार में अपनी अपनी कोठरियों में सोते हैं। मैंने उसी वक्त उन लोगों को नागमणि देवता समेत बम से उड़ाने का फैसला कर दिया। टाइम बम मेरे पास मौजूद थे मगर मैं खुद वहां जाकर उन्हें लगा नहीं सकता था। इस गार को तबाह करने के लिए मेरे च्युइंगम बम वाले 2 टाइम बम ही काफ़ी थे। मेरा जहन तेज़ी से बमों को सांप के बुत वाले गार में लगाने की तरकीबें सोचने लगा। सपेरन लड़की रात होने का इंतजार करते हुए हमारे पास ही बैठी दूसरी लड़की से बातें कर रही थी और उसे हौसला दे रही थी। मैं सोच रहा था कि टाइम बम कैसे लगाया जाए। मैं खुद इन बमों को लगाने गार के अंदर नहीं जा सकता था। मुझे सपेरों की मौजूदगी से कोई खतरा नहीं था। उन सब से मैं अकेला कमांडो ही निपट सकता था। मुझे खतरा उनके जहरीले सांपों से था। अगर वो मुझ पर सांप छोड़ देते तो मेरा जिंदा बचना मुश्किल था। सपेरन लड़की के हाथ अगर ये बम की टिक्कियां देकर कहूँ कि ये वापस आकर
नागमनी के गार में चिपका दो तो वो ज़रूर पूछेगी कि ये क्या है और तुम उसे वहाँ क्यों चिपकाना चाहते हो। मेरे पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। काफ़ी सोच विचार के बाद जब मेरे जहन में खूनी सपेरों के गार धमाके से उड़ाने की कोई तरकीब ना आई तो मैंने अपना इरादा बदल लिया। सपेरन लड़की को वक्त का बराबर एहसास था। वो ये कहकर उठ खड़ी हुई कि बाहर अंधेरा हो गया होगा, अब हमें चलना चाहिए। जाने से पहले उसने हम दोनों को हदायत की कि उसके पीछे पीछे कम से कम 5 कदम का फासला रख कर चलेंगे। गार से निकलने के बाद मैं और नसीम बानो सपेरन लड़की के दरमियान 5 कदमों का फासला रखकर चलने लगे। रात का अंधेरा छा चुका था। जैसा कि आपको मालूम ही है कि मुझे रात के अंधेरे में भी थोड़ा सा नजर आता रहता है। सपेरन लड़की हमारे आगे आगे जनूब की तरफ जा रही थी। वो एक तराई में उतर गई, हम भी उसके पीछे पीछे उतर गए। इस खाई की दीवारें 3 अतराफ काफ़ी ऊंची थीं, सिर्फ एक रास्ता बना हुआ था। सपेरन लड़की हमें लेकर खाई से भी निकल आई। उसी तरह खेतों, घास के मैदानों, खुड्डों, खाइयों और दरख्तों के घने झुंडों में से गुजरते हुए हम एक खुली जगह पर आ गए। आसमान बड़ा खुला खुला नजर आ रहा था, सितारे चमक रहे थे। यहाँ आकर घने दरख्तों के झुंड खत्म हो जाते थे। सपेरन लड़की रुक गई। जब मैं और नसीम बानो चलते चलते उसके करीब आए तो वो कहने लगी, यहाँ सपेरों के जंगल की सरहद खत्म होती है, आगे तुम खुद ही जाओगे और खुद अपना रास्ता तलाश करोगे। मैंने उसे पूछा, क्या आगे कोई शहर है? वो कहने लगी, मैं बहुत देर हुई एक बार माता के साथ इस तरफ गई थी। मुझे याद है यहाँ से आगे हमने बैलगाड़ी में सफ़र किया था, फिर मैंने रेल गाड़ी देखी थी। उसके आगे एक गांव आया था। मेरी माता उस गांव में अपनी किसी रिश्तेदार से मिलने गई थी। यहाँ से हम वापस आ गए थे, वहीं गांव कहीं आगे आता है। मैंने सपेरन लड़की का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, तुमने हमारे साथ जिस हमदर्दी का सलूक किया है उसके लिए मैं और मेरी मुंह बोली बहन नसीम बानो हम दोनों तुम्हारा शुक्रिया अदा करते हैं। सपेरन लड़की ने आसमान की तरफ देखकर कहा, अब तुम वक्त खराब ना करो, मुझे वापस भी जाना है। पीछे किसी को शक पड़ गया तो मुझे नहीं छोड़ेंगे, जाओ। इतना कहकर सपेरन वापस मुड़ी और तेज तेज कदमों से चलती जहां दरख्तों के झुंड शुरू होते थे उन झुंडों के अंधेरे में गुम हो गई। अब मेरा और बनारस की लड़की का नसीम बानो का सफ़र शुरू हो गया। इस बेचारी ने कहा, इस किस्म के सफ़र किए थे। रात के अंधेरा, सितारों की थोड़ी थोड़ी रोशनी और रास्ते में कभी कोई खाई आ जाती, कभी किसी बरसाती नाले से गुजरना पड़ता, कभी ऊंची ऊंची झाड़ियाँ शुरू हो जाती। लड़की थोड़ी दूर चलती तो डर कर बैठ जाती, अंधेरे में उसे कोई सांप न काट ले। मैं उसे हौसला देता, उसकी हिम्मत बनाता और ये खौफ भी दिलाता कि हो सकता है खूनी सपेरे हमारे ताकों में लगे हों। वो जल्दी से उठकर दोबारा चलना शुरू कर देती। अभी तक मुझे वहाँ कोई पगडंडी वगैरह नहीं मिली थी जिससे ये पता चलता कि आगे कोई गांव वगैरह होगा। जिस तरफ सपेरन लड़की ने हमें चलने को कहा था हम उसी रुख पर आहिस्ता आहिस्ता चलते जा रहे थे। काफ़ी देर तक चलने के बाद झाड़ियाँ और ऊंची ऊंची घास खत्म हुई तो मुझे खेतों में खड़ी फसल नजर आई। मेरी निगाहें अंधेरे में भी खेतों को पहचान लेती थीं। इसका मुझे काफ़ी तजर्बा था। हम ज़रा करीब हो गए तो वाकई वो ज्वार या बाजरे की फसल थी। मैंने लड़की से कहा, आगे कोई ना कोई गांव ज़रूर होगा, वहाँ से कोई पक्की सड़क शहर को भी जाती होगी। वो सांस लेकर बोली, भाई हम किस तरफ जा रहे हैं? कहीं हम रास्ता तो नहीं भूल गए? लेकिन हम रास्ता नहीं भूले थे। आगे एक गांव आ गया जिसके मकानों पर रात को अंधेरा छाया हुआ था, बस मकानों के खाके ही दिखाई दे रहे थे। ये सारा मैदानी इलाका था, पहाड़ियाँ टीले पीछे रह गए थे, पगडंडी चौड़े कच्चे रास्ते में तब्दील हो गई थी। हम गांव के पहलू से गुजरे तो दूर बिजली के खंभों की रोशनी नजर आई। मैंने लड़की से कहा, वो देखो ये पक्की सड़क की रोशनियां हैं, ये सड़क जरूर किसी शहर को जाती है। कौन सा शहर आएगा? बनारस तो बहुत दूर होगा। हम किसी न किसी तरह चलते चलते पक्की सड़क पर आ गए। सड़क बिल्कुल खाली थी। हम सड़क के किनारे एक जगह बैठकर थकान उतारने लगे। लड़की बहुत ज्यादा थक गई थी। बहुत देर तक वहां बैठे रहे। इस दौरान वहां से कोई गाड़ी या ट्रक वगैरह न गुजरा। मैं भी ना उम्मीद हो गया तो सोचा कि मशरक़ की तरफ चल पड़ते हैं, आगे कोई ना कोई कस्बा या शहर ज़रूर आएगा। इतने में पीछे से किसी मोटर गाड़ी की हारन की आवाज़ आई। मैं वहीं रुक गया। पीछे देखा, किसी गाड़ी की रोशनी सड़क पर पड़ रही थी। गाड़ी अभी दूर थी कि सड़क के बीच में आकर खड़ा हो गया और गाड़ी को रोकने के लिए दोनों बाजू हिलाने लगा। गाड़ी करीब आकर रुक गई। अब लड़की नसीम बानो भी मेरे पास आ गई। ये गाड़ी फौजी ट्रक था। एकदम मुझे ख्याल आया कि मुझसे कहीं गलती तो नहीं हो गई। फौजी मेरे लिए खतरा बन सकता था, लेकिन उस वक्त मैंने परवाह न की। ट्रक में से सिख फौजी बाहर निकल आया और पंजाबी नुमा उर्दू में बोला, कौन हो तुम? इधर क्या कर रहे हो? मैंने उससे कहा कि ये मेरी बहन है, हमारे गांव में सैलाब आ गया था, जान
बचा कर भागे, माता पिता से बिछड़ गए और इधर निकल आए। हमें आगे किसी गांव में पहुंचा दो। सिख फौजी बोला, आगे गांव नहीं है। रेवा है, चलो बैठो ट्रक में। हम जल्दी से दौड़कर ट्रक के पीछे बैठ गए। ट्रक बिल्कुल खाली था। मैंने लड़की से पूछा, ये रेवा कोई कस्बा होगा? हो सकता है वहाँ कोई रेलवे स्टेशन भी हो। लड़की कहने लगी, रेवा तो शहर है, मेरी अम्मी जी ने एक बार उस शहर का जिक्र किया था। ये और भी अच्छी बात थी। 1 घंटे के सफर के बाद फौजी ट्रक ने हमें रीवा पहुंचा दिया। यह वाकई एक शहर था। अगरचे छोटा शहर था, रात का वक्त, बाजार सुनसान पड़े थे। मैं सिख फौजी से कहा, सरदार जी हमें स्टेशन पर उतार दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। सिख फौजी ने हमें स्टेशन पर पहुंचा दिया। स्टेशन के गेट के ऊपर अंग्रेजी और उर्दू में मोटे लफ्जों में रेवा लिखा था। रात काफ़ी गहरी हो चुकी थी। स्टेशन पर चंद एक मुसाफिर डेवड़ी में पड़े थे। हम भी वहां जाकर बैठ गए। मैंने लड़की से कहा, तुम यहाँ बैठो, मैं किसी से पूछता हूँ कि यहाँ से बनारस किस तरफ है और कोई गाड़ी यहाँ से बनारस जाती है या नहीं। मुझे एक कुल्ली मिल गया। मैंने उससे पूछा कि बनारस को जाने वाली गाड़ी किस वक्त जाएगी। वो कहने लगा, यहाँ से कोई गाड़ी सीधी बनारस नहीं जाती। 1 घंटे बाद एक गाड़ी आएगी, वो तुम्हें मिर्ज़ापुर पहुँचा देगी। मिर्ज़ापुर से बनारस के लिए दूसरी गाड़ी पकड़ लेना। मैंने वापस आकर मिर्ज़ापुर के 2 टिकट लिए। 1 घंटे बाद वाकई एक ट्रेन आ गई। मैं और नसीम बानो ट्रेन में सवार हो गए। उस गाड़ी ने दूसरे दिन सुबह सुबह हमें मिर्ज़ापुर पहुंचा दिया। मिर्ज़ापुर पहुंचकर पता चला कि बनारस वहां से थोड़ी दूर ही है। मैं उस तरफ का जो इलाका था उधर मैं ज़्यादा नहीं आया था। ये बहुत हद तक मेरे लिए नया इलाका था। बहरहाल मिर्ज़ापुर हमें एक गाड़ी कुछ देर बाद मिल गई, जिसमें बैठकर हम बनारस पहुंच गए। बनारस एक पुराना और गंदा शहर था। स्टेशन भी मुझे पुराना लगा। इंडिया के हर सूबे गंदे मंदे, नंगे और नीम नांगे साधु लोग जगह जगह चल फिर रहे थे। बनारस दरिया गंगा के किनारे आबाद है। वैसे भी बड़ा पुराना शहर है। शहर का गुंजान हिस्सा बेहद गंदा, ऊंची नीची गलियां थीं। कई गलियां पत्थर की सीढ़ियां चढ़कर दाखिल होना पड़ता था। मैं बानो को दरिया के किनारे वाली बस्ती में उसके घर ले गया। उसके माँ बाप और छोटे बहन भाई ने नसीम बानो को देखा तो सब रोने लग पड़े। मैंने उन्हें कहा, आप लोग किस लिए रो रहे हो? खुदा का शुक्र अदा करें कि मैं आपकी बच्ची को सालम भेड़ियों की चंगल से निकाल कर ले आया हूँ। नसीम बानो सहमी हर एक के गले लगकर ज़ारों कतार रो रही थी। हम लोग रोते बहुत हैं, तो हम लोगों के हालात ऐसे होते हैं कि रोने धोने से बहुत वास्ता पड़ता है। कुछ वैसे भी हमें रोने का बहुत शौक़ है। खुशी और गम दोनों मौक़ों पर हम रोते हैं। मैंने नसीम बानो के वालिद को, जो अभी घर पर ही था और दुकान पर नहीं गया था, पूरी कहानी सुनाई तो वो कानों को हाथ लगाकर बार बार आसमान की तरफ देखते और खुदा का शुक्र अदा करते। मैंने कहा, अब मुझे इजाज़त दीजिए, मैंने आपकी अमानत आपके पास पहुंचा दी है। वो लोग मुझे जाने नहीं दे रहे थे, मगर मेरा वहाँ ठहरना बेकार था। मैं वहाँ से सीधा स्टेशन पर आ गया, वहीं नाश्ता किया और 2 घंटे बाद एक ट्रेन में सवार होकर एक तरफ रवाना हो गया, जो मेरा असल टारगेट था। दिल्ली बनारस से बहुत दूर था। रास्ते कानपुर का स्टेशन आया, सुल्तानपुर का स्टेशन आया, फिर सुल्तानपुर आया, उसके बाद लखनऊ का मशहूर और इस्लामी तालीमात का हामिल शहर आ गया। यहाँ गाड़ी को देर तक रुकना था। मैं प्लेटफार्म पर उतर गया। मेरी छठी हिस्स एक बार फिर बेदार हो गई थी। अगरचे मैं अहमदाबाद दवारका वाले खतरों से दूर निकल आया था, फिर भी मैं दुश्मन मुल्क में था और पुलिस कहीं भी शक पड़ने पर गिरफ्तार कर सकती थी। कुछ देर प्लेटफार्म पर टहलने के बाद मैं डब्बे में आकर चौकन्ना होकर बैठ गया। घंटों गाड़ी चली तो फतेहगढ़ के बड़े शहर के स्टेशन पर ठहरी। ये कोई एक्सप्रेस थी, जहां से शाहजहांपुर, बरेली और मुरादाबाद से होती हुई दिल्ली पहुंची। मुझे ट्रेन में रहते हुए 1 दिन और 1 रात गुजर चुकी थी। सुबह होने वाली थी कि ट्रेन दिल्ली के शहर में दाखिल हुई। ये शहर मेरा जाना पहचाना था और मेरे लिए खतरों से भरा हुआ था। मैंने सोचा कि अपने मास्टर सिपाही मुगल रेस्तोरां के मालिक के पास चलना चाहिए। एक बात याद रखें कि मैंने अपने मास्टर सिपाही का नाम असली लिखा था और ना उसके सही नाम लिख रहा हूं। यह भी उसके असली नाम की जगह फर्जी नाम मैंने रखा हुआ है। फिर ख्याल आया कि उसकी बजाय बेहतर है कि मुझे अपने दूसरे मास्टर सिपाही और एक्सप्लोजिव के माहिर गुल खान के पास चलना चाहिए। उसके घर का मुझे पता था। गुल खान का नाम भी मैंने फर्जी रखा हुआ है, उसका असली नाम और था। ये हिंदुस्तान के शहरी मुसलमान, पाकिस्तान का फिदाई था और आजकल दिल्ली में नहीं है, बल्कि कनाडा जा चुका है।
मैं चारों तरफ से खबरदार रहते हुए स्टेशन से निकलकर बाहर आ गया। दिल्ली में काफी ठंड थी। मैंने जैकेट के बटन ऊपर तक बंद कर दिए थे। मोटर रिक्शा पकड़ा और गुल खान के घर की तरफ चल पड़ा। मैं आपको गुल खान के मकान का हदूद अरबा नहीं बताऊंगा, बस मैं उस आबादी में आ गया जहां एक गली में वो रहता था। उसने मुझे देखा तो ऊपर से नीचे तक देखता रह गया। मुझे अपने मकान में ले गया। कहने लगा, तुम इतने दिन कहाँ रहे? श्रीनगर से शेरवान ने आदमी भेजकर तुम्हारा पता पूछा था। तुमने दबारका का और मेटघाट में जो कारनामा सर अंजाम दिया था उसकी हमें बड़ी खुशी हुई है। गुल खान ने मेरे लिए चाय बनवाई। मैंने उसे शुरू से लेकर आखिर तक अपनी सारी रुदात बयान की। कहने लगा, तुमने एक मुहिब वतन कमांडो होने का हक अदा कर दिया है। फिर बोला, मुझे वो ब्लूप्रिंट दिखाओ जो तुम इसराइली एजेंट के कागजात से नकल करके लाए। मैंने अपने बाजू के साथ बनता हुआ तावीज़ उतारा। उसमें से प्लास्टिक के थैले में लिपटा हुआ वो कागज निकालकर गुल खान के सामने रख दिया। वो उसे गौर से देखने लगा। बहुत देर तक उसे देखता रहा। फिर बोला, ये भारत में किसी एटमी रिएक्टर का नक्शा है और ये रॉकेटों और मिसाइलों के खाके हैं। इसका मतलब है कि इंडिया की हुकूमत कश्मीर और पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले रॉकेट और मिसाइल बनाने की तैयारियां कर रही है। मैंने उसे पूछा, क्या तुम इस ब्लूप्रिंट से पता चला सकते हो कि ये एटमी रॉकेट और मिसाइल किस जगह पर तैयार हो रहे हैं? यहाँ एक तरफ अंग्रेजी में बम्बई लिखा हुआ है। मेरा ख्याल है बम्बई में जो इंडियन हुकूमत ने एटमी रिएक्टर लगाया है, ये रॉकेट मिसाइल उसी जगह तैयार होंगे। गुल खान कहने लगा, इस बारे में मैं सही तौर पर कुछ नहीं कह सकता। हमारा एक आदमी न्यूक्लियर फिजिक्स का है। उसने न्यूक्लियर फिजिक्स का पूरा कोर्स किया हुआ है। वो ही हमें ये ब्लूप्रिंट देखकर बता सकेगा। मैंने कहा, मुलाकात कहाँ हो सकती है? गुल खान ने कहा, हम उसके पास नहीं जा सकते। हम आज रात को उसे यहाँ बुला लूँगा। तुम्हारे लिए चाय और बनाऊँ? मैंने कहा, शुक्रिया। तो फिर ये ब्लूप्रिंट तुम अपने पास संभाल कर रखो। तुम्हारे तैयार किए हुए हैं बमों ने बड़ा काम दिखाया। दबारका फोर्ट का असले का जखीरा उन्हीं टाइम बमों ने पूरी तरह उड़ा दिया। गुल खान बोला, हमने यहाँ अखबारात में सब कुछ पढ़ लिया था। मैंने कहा, मेटघाट स्टेशन पर फौजी असले की ट्रेन भी उन्हीं टाइम बम्बों की मदद से ही हमने उड़ाई थी। नसीम भाई भी मेरे साथ ही था। गुल खान ने कहा, नसीम भाई नहीं, करीम भाई। करीम भाई सच्चा दीनदार मुसलमान और निडर मुजाहिद है। वो तुम्हारी तरह तरबियत याफ्ता कमांडो तो नहीं है, लेकिन बड़ा बहादुर आदमी है और इस्लाम और पाकिस्तान के नाम पर तो वो हर वक्त जान कुर्बान कर देने पर तैयार होता है। मैंने कहा, मैं इतनी दफ़ा उससे भी अहमदाबाद में नहीं मिल सका। राह के चीफ पांडे के बंगले पर एकदम पुलिस का छापा पड़ गया और मुझे बंगले की पिछली खिड़की से कूदकर फरार होना पड़ा। गुल खान ब्लूप्रिंट पर नजरें जमाते हुए बोला, तुम्हारा फरार होकर सैलाब की वजह से बांदा पहुंच जाना बड़ा मुफीद साबित हुआ है। तुम वहां ना पहुंचते तो इसराइली एजेंट का ये कीमती ब्लूप्रिंट कभी हमारे हाथ ना आता। मैंने मुगल रेस्तोरां वाले अपने मास्टर सिपाही को पूछा तो गुल खान बोला, तुमने बड़ा अच्छा किया कि स्टेशन से सीधा मेरे पास आ गए। मुगल रेस्तोरां पर 2 रोज पहले ही छापा पड़ा था और पुलिस हमारे मास्टर सिपाही को गिरफ्तार करके ले गई है। किसी ने मुखबिरी की होगी या हमारे मास्टर सिपाही से कोई भूल हो गई होगी। उसे पुलिस ने दिल्ली में रखा हुआ है या यहाँ से बाहर किसी टार्चर कैंप में मुंतकिल किया गया है। मेरे सवाल पर गुल खान ने कहा, हमें कुछ मालूम नहीं हो सका और हमें इस बारे में मालूमात हासिल करने की ज़रूरत भी नहीं है। हमें पीछे नहीं आगे की तरफ देखना है। इतना हमें यकीन है कि हमारा कोई भी मास्टर सिपाही पकड़े जाने की सूरत में इंतहाई अजियतनाक तशद्दुद के बावजूद हम में से किसी का नाम और ठिकाना नहीं बताएगा। वो मर जाएगा लेकिन ज़बान नहीं खोलेगा। गुल खान ने रॉकेटों वाला ब्लूप्रिंट संभाल कर रख लिया। कहने लगा, मैं अपने आदमी से मिलने जाता हूँ। ब्लूप्रिंट मैं साथ नहीं ले जा रहा। कोशिश करूँगा कि वो रात को यहाँ मेरे मकान पर आ जाए। मैंने पूछा, उसका नाम क्या है और क्या उसके पीछे इंटेलिजेंस पुलिस लगी हुई है? गुल खान ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक साइंसी इंस्टीट्यूट में एक अहम ओहदे पर काम कर रहा है, लेकिन चूंकि उसका रब्ता हम लोगों से है और हम कश्मीरी मुजाहिदीन और पाकिस्तान के फिदाई हैं, इसलिए उसे बड़ा मोहतात होकर रहना पड़ता है। गुल खान ने मुझे उसका नाम बताया। मैं उसका असली नाम नहीं बताऊंगा, आप उसे जमशेद कह लें। गुल खान न्यूक्लियर फिजिक्स के प्रोफेसर जमशेद से मिलने चला गया।
میں اس وقت مکان پر ہی رہا۔ گل خان اس 2 کمروں والے مکان میں اکیلا رہتا تھا۔ اس کی نہ بیوی تھی نہ بچے۔ وہ بڑا پابند صوم و صلات تھا۔ محلے کے رفائی کمیٹی کا ممبر تھا۔ یہ دلی کے محلہ تھا۔ وہاں کسی کو ذرا بھی معلوم نہیں تھا کہ گل خان ایک ٹرینڈ کمانڈو ہے۔ چنگم ایکسپلوزیو بنانے میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اس کا ثبوت وہ ٹائم بم تھے جو میں نے چنگم کی شکل میں بنا کر مجھے دیے تھے، اور جنہوں نے مڈ گھاٹ اسٹیشن پر انڈین کی کشمیر جانے والی ایمونیشن ٹرین کو اسٹیشن سمیت اڑا دیا تھا، اور دوارکا فورٹ کے ڈیمپ کو تباہ کر دیا تھا۔ اگرچہ سری نگر سے روانہ ہوتے وقت کشمیری مجاہد کمانڈو نے مجھے ہدایت کی تھی کہ میں آج خود گل خان سے ملنے نہ جاؤں، مگر میں نے اچھا کیا اسٹیشن سے سیدھا اس کے گھر چلا آیا۔ اگر میں اپنے ماسٹر سپاہی سے ملنے دلی والے مکان میں جاتا تو میرا پولیس کے ہاتھوں گرفتار ہو جانا یقینی تھا۔ گل خان کا مکان میں پہلے اپنی کمانڈو ٹریننگ کے دوران اور سری نگر جاتے ہوئے دیکھ چکا تھا۔ اسی نے شیروان تک پہنچانے کا راستہ بتایا تھا۔ کوئی 1.5-2 گھنٹے کے بعد گل خان واپس آیا۔ کہنے لگا پروفیسر جمشید رات کو آئے گا، تم اوپر والے کمرے میں جا کر آرام کرو، میں دوپہر کو کھانا لے کر اوپر ہی آ جاؤں گا۔ کمرے کی کھڑکیاں مت کھولنا، میں اسے ہمیشہ بند رکھتا ہوں۔ محلے میں کسی نے دیکھ لیا تو مجھ سے پوچھیں گے کہ اوپر کون آیا ہے۔ مسلمانوں کا محلہ ہے، لیکن یہاں 2-1 آدمی پولیس کے مخبر بھی ہیں۔ مسلمانوں کی کمزوری انہیں لے ڈوبی ہے۔ گل خان نے مجھے چابی دی۔ میں اوپر والے کمرے میں آ گیا۔ مختصر سا کمرہ تھا، دونوں طرف کی کھڑکیاں کھلتی تھیں جو بند تھیں۔ موسم سردیوں کا تھا، اس لیے مجھے بند کمرے میں بھی سکون محسوس ہوا۔ ایک چارپائی بچھی تھی جس پر گرم کمبل اور بستر تھا۔ چارپائی کے ساتھ ایک میز، ایک کرسی لگی تھی۔ کونے میں چھوٹا سا غسل خانہ تھا۔ میں کھڑکی کے شیشے میں سے دیکھا، دوسری جانب مکان کی چھت تھی۔ چھت پر عورتیں بیٹھی دھوپ تاپ رہی تھیں۔ ایک لڑکی کوئی رسالہ پڑھ رہی تھی۔ میں تھکا ہوا تھا، چارپائی پر پڑھ کر سو گیا۔ دوپہر کے بعد گل خان نے مجھے آ کر جگایا۔ وہ میرے لیے کھانا لایا تھا۔ اس نے ملازم رکھا ہوا تھا جو اسے کھانا وغیرہ پکا دیتا تھا۔ میں کھانا کھانے لگا۔ وہ میرے پاس آ کر کہنے لگا، ٹائم بموں کو تم ابھی اپنے پاس ہی رکھو، اگر ضرورت پڑی تو ہم کچھ اور بنا لیں گے۔ یہاں دلی میں اس میں استعمال ہونے والی ہر چیز آسانی سے مل جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ چلا گیا۔ میں اپنے کمرے میں کھانا کھانے کے بعد کمبل اوڑھ کر پھر سو گیا۔ شام جب گل خان نے مجھے آ کر جگایا، وہ میرے لیے بازار سے ایک نئی گرم قمیض خرید کر لایا تھا۔ میں نے اٹھ کر گرم پانی سے غسل کیا اور نئی پتلون کے ساتھ قمیض پہن لی۔ جب ہم رات کا کھانا کھا چکے تو پروفیسر جمشید بھی آ گیا۔ یہ ایک دبلا پتلا سانولے رنگ کا چمکیلے بالوں والا آدمی تھا۔ بالوں میں سفیدی جھلک رہی تھی، کلین شیو تھا۔ اس نے گیبرڈین کا بھورے رنگ کا پاجامہ پہنا ہوا تھا۔ گل خان نے میرا تعارف کرایا۔ وہ بڑی گرم جوشی سے ملا۔ گل خان نے اس سے میرے بارے میں پہلے سے بتا دیا ہوا تھا۔ ہم نچلی منزل کی بیٹھک میں بیٹھے ہوئے تھے۔ مکان میں یہی 2 کمرے تھے، ایک بیٹھک اور اس کے اوپر ایک کمرہ۔ اوپر والے کمرے میں آگے تھوڑا سا سیم تھا، بتی جل رہی تھی۔ گل خان نے پروفیسر جمشید کو بلیو پرنٹ والا کاغذ نکال کر دیا۔ پروفیسر نے کوٹ کی جیب میں سے اینک نکال کر لگائی اور میز پر پرنٹ رکھ کر اس پر جھک گیا۔ اس کے چہرے پر تجسس کے آثار نمایاں ہوتے جا رہے تھے۔ گل خان نے پوچھا، پروفیسر تمہیں اس میں کوئی خاص بات نظر آئی؟ پروفیسر جمشید نے بلیو پرنٹ پر نظریں جماتے ہوئے کہا، انڈین گورنمنٹ تو پلوٹونیم بم کا دھماکہ کرنے اور نیوکلیئر راکٹ، نیوکلیئر وار ہیڈ کے میزائل بنانے کی تیاریاں کر رہی ہے۔ یہ اسی کا خاکہ ہے۔ گل خان نے کہا، یہ سب کچھ بھارت میں کس جگہ بن رہا ہے؟ پروفیسر نے بلیو پرنٹ سے نظریں ہٹاتے ہوئے اینک اتار کر میز پر رکھ دی اور کہا، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ بھارتی حکومت نے آزادی حاصل کرنے کے ساتھ ہی اگست کو ڈاکٹر بھابھا کی سرپرستی میں انڈین اٹامک انرجی کمیشن قائم کر دیا تھا۔ اس نے ترقی یافتہ ممالک سے ایٹمی ٹیکنالوجی حاصل کرنے کی کوششیں بھی شروع کر دی تھیں۔ پھر بھارت کے پہلے ایٹمی ری ایکٹر نے کام شروع کر دیا جو بمبئی میں نرامے کے مقام پر ہے۔ اب اسی ایٹمی ری ایکٹر میں پلوٹونیم صاف کرنے کا پلانٹ لگایا گیا ہے۔ اس بلیو پرنٹ سے ثابت ہوتا ہے کہ اس معاملے میں اسرائیل بھارت کی بھرپور مدد کر رہا ہے۔ بلیو پرنٹ میں ان راکٹوں اور میزائلوں کے بھی خاکے بنائے گئے ہیں جن میں پلوٹونیم میزائل کے ساتھ اس جگہ تیار کیا جائے گا۔ گل خان نے پوچھا، تمہارے خیال میں بھارت کب تک اپنے ایٹمی پروگرام میں کامیاب ہو جائے گا؟ پروفیسر جمشید اینک لگا کر دوبارہ بلیو پرنٹ کو غور سے دیکھنے لگا۔ اس بلیو پرنٹ پر جو علامتیں اور خاکے بنائے گئے ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے بھارت 2-4 سالوں کے اندر اندر ایٹمی دھماکہ کرے گا اور وہ دنیا کے نقشے پر ایٹمی طاقت بن کر سامنے آ جائے گا۔
इस वीडियो प्रिंट से ये भी ज़ाहिर हो रहा है कि भारत पहले प्लूटोनियम बम का धमाका करेगा। प्लूटोनियम के एक छोटे बम में 5 से 10 किलोग्राम प्लूटोनियम इस्तेमाल होता है। अमेरिका ने हिरोशिमा पर तो एटम बम गिराया था, मगर नागासाकी पर उसने प्लूटोनियम बम गिराया था, जिससे नागासाकी के 10,000 शहरी उसी वक्त हलाक हो गए थे। प्लूटोनियम बम से कम हलाकत खेज होता है और उसका दायरा असर किसी एक शहर तक ही महदूद रहता है। लाजमी तौर पर भारत ये बम वक्त आने पर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करेगा और वो इसको रावलपिंडी और लाहौर के शहरों को तबाह करने की नापाक कोशिश करेगा। मैंने कहा, इसका तोड़ क्या हो सकता है, यानी हम पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या इक़दाम कर सकते हैं। प्रोफेसर जमशेद ने कहा, सबसे बेहतरीन तोड़ तो ये है कि पाकिस्तान भी एटमी सलाहियत हासिल करे और प्लूटोनियम बम बना तो पाकिस्तान को एटम बम बनाना चाहिए ताकि ताकत का तवाज़ुन बरकरार रहे और मालूम हो जाए कि अगर उसने लाहौर या कराची पर प्लूटोनियम बम गिराया तो पाकिस्तान दिल्ली कलकत्ते पर एटम बम गिराकर उन्हें सफाहस्ती से मिटा देगा। दुश्मन के ताकतवर हमले को ज़्यादा ताकतवर जवाबी हमले से ही रोका जा सकता है। गुल खान गहरी सोच में था। कहने लगा, क्या हम किसी तरह भारत के एटमी अज़ाइम को नाकाम नहीं बना सकते। प्रोफेसर जमशेद ऐनक उतार कर रुमाल से उसके शीशे साफ करने लगा। इस पर बेमालूम सी मुस्कुराहट थी। इंडिया ने अपने एटमी प्रोग्राम को बड़ी मजबूत बुनियादों पर खड़ा किया है। इस प्रोग्राम को बनाने के लिए भारत में वसी पैमाने पर एटमी साइंस पर तहकीक की जा रही है। भारतीय साइंसदानों की एक पूरी जमात इस पर काम कर रही है। उसके अज़ाइम को नाकाम बनाना मुश्किल है। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि भारत के बाहर के मुल्कों से एटम बम या प्लूटोनियम हासिल करने की कोशिश करता है तो हम उसे भारत में पहुंचने से पहले तबाह कर दें। इस तरह हम भारत के एटमी प्रोग्राम को मौखर कर सकते हैं। गुल खान ने जज्बाती अंदाज में कहा, और अगर भारत के एटमी रिएक्टर को ही तबाह कर देते हैं तो। प्रोफेसर जमशेद ने जेब से सिगरेट का पैकेट निकालकर एक सिगरेट सुलगाया और बोला, यह काम इतना आसान नहीं होगा। गुल खान ने कहा, प्रोफेसर, हमारे लिए कोई काम मुश्किल काम नहीं है, इसलिए कि हमने इस्लाम या आज़ादी कश्मीर, मुसलमानों की आज़ादी और सलामती के लिए अपनी जान की बाजी लगा रखी है। ये बताओ कि एटमी रिएक्टर में वो कौन सा कलीदी मकाम होता है कि अगर उसे उड़ा दिया जाए तो सारा ढांचा तबाह हो जाए। प्रोफेसर जमशेद ने कहा, जहाँ तक मेरी मालूमात का ताल्लुक है, उस वक्त भारत में बम्बई के करीब एक एटमी रिएक्टर काम कर रहा है, जिसके बारे में यही मशहूर किया गया है कि वहाँ से बिजली हासिल की जाती है। लेकिन मुझे एक खुफिया इत्तला भी मिल चुकी है कि राजस्थान के मकाम पर ज़ेर ज़मीन एक खुफिया एटमी रिएक्टर भी काम कर रहा है। वहाँ प्लूटोनियम साफ़ करने का प्लांट दिन रात काम करता है। वहाँ प्लूटोनियम तैयार किया जा रहा है। असल एटमी मरकज़ राजस्थान का ये खुफिया प्लांट है। अगर किसी तरीके से हम उसे उड़ा दें तो मेरे अंदाजे के मुताबिक भारत का एटमी प्रोग्राम कम अज़ कम 7-8 साल मुअख्खर हो सकता है। मैंने गुल खान की तरफ देखा और कहा, मैं इस मिशन को कबूल करता हूँ। फिर मैंने प्रोफेसर से मुतवज्जे होकर कहा, प्रोफेसर, क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि इस ज़ेर ज़मीन एटमी रिएक्टर की कौन सी हिस्सास कलीदी जगह है जहाँ पर अटैक करने से ये एटमी मरकज़ तबाह हो सकता है। प्रोफेसर जमशेद ने कहा, मैं इस बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करके कल रात आपको बता सकता हूँ। बात अगली रात पर जा पड़ी। अगली रात का वक्त तय कर दिया गया और प्रोफेसर जमशेद चला गया। उसके जाने के बाद मैं और गुल खान बातें करने लगे। उसकी ज़बानी मालूम हुआ कि कश्मीर में मुजाहिदीन ने जिहाद की सरगर्मियों को तेज़ कर दिया है। ताज़ा दम भारतीय फ़ौजी यूनिटें वहाँ जा रही हैं और मुजाहिदीन उनके फ़ौजी ठिकानों को कमांडो ऑपरेशन से तबाह कर रहे हैं। वो कहने लगा, मेडघाट पर तुम लोगों ने जो फ़ौजी असला की ट्रेन उड़ाई थी और फिर द्वारका फोर्ट को तबाह किया, उससे मुजाहिदीन आज़ादी के हौसले बहुत बुलंद हुए हैं। उनका मोराल अप हुआ है। मैंने उसे कहा, मेरा प्रोग्राम तो ये था कि यहाँ से सीधा कश्मीर के महाज पर चला जाऊँगा और शेरवान और दूसरे कश्मीरी कमांडोज के साथ मिलकर जिहाद में शरीक होऊंगा। लेकिन जब से ये मिला है कि पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय हुकूमत ने एटमी मिसाइलों की तैयारी शुरू कर दी है, मैंने जिहाद कश्मीर में शिरकत का इरादा कुछ देर के लिए मुलतवी कर दिया है। मैं सबसे पहले राजस्थान के ज़ेर ज़मीन खुफिया एटमी रिएक्टर को तबाह करना चाहता हूँ, गुल खान ने कहा। उसके मुतालिक प्रोफेसर जमशेद कल रात हमें कुछ बता सकेगा कि हम किस तरीके से एक्शन कर सकते हैं। मैं अब सोने जाता हूँ, सुबह मुलाकात होगी।
गुल खान भी चला गया। मैं बिस्तर पर लेटकर राजस्थान के एटॉमिक एनर्जी कमीशन रिएक्टर के बारे में सोचने लगा। इस किस्म के हिसास इदारों में सिक्योरिटी के बहुत सख्त इंतजाम होते हैं। एटमी रिएक्टर में जितने साइंसदान, टेक्नीशियन, क्लर्क, मजदूर वगैरह काम करते हैं, उनके पास बाकायदा शनाख्ती कार्ड होंगे। उनके आते जाते ज़बरदस्त चेकिंग होगी। बाहर के आदमी का दाखिल होना बहुत मुश्किल होगा। फिर भी मैं पुरुम्मीद था। मुझे मेरे एटमी रिएक्टर में दाखिल होने की कोई ना कोई सूरत ज़रूर पैदा हो। इस रिएक्टर को तबाह करना अब ज़रूरी हो गया था। अगर ये इंडिया की सिक्योरिटी का मामला था तो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी का नाजुक मसला भी था। मैं ये कैसे गवारा कर सकता था कि जंग करने की सूरत में इंडिया पाकिस्तान के शहरों पर प्लूटोनियम बम या एटमी मिसाइल गिराकर बेगुनाह पाकिस्तानी औरतों, मर्दों और बच्चों को मौत के घाट उतार दे। ये मेरा पाकिस्तानी फरीज़ा था कि मैं दुश्मन के एटमी हथकंडों को जितना नुकसान पहुंचा सकता हूं पहुंचाऊं, चाहे उसमें मेरी जान ही क्यों न चली जाए। सारा दिन अगला दिन तलू हुआ। गुल खान मेरे साथ नाश्ता करके चला गया। दोपहर को आया तो मेरे पास रह गया। वो कुछ फिक्रमंद था। कहने लगा, मेरे आदमी ने इतला दी है कि नई दिल्ली के थाने में तुम्हारी तस्वीर मौजूद है। अहमदाबाद में तुमने कोई तस्वीर उतरवाई थी। मैंने उसे बताया कि पुलिस ने जब मुझे गिरफ्तार किया था तो मेरी तस्वीर उतरवा कर अहमदाबाद पहुंचा दी होगी, जहां से इस बात की तस्दीक हो गई थी कि मैं ही वो आदमी हूं जो नकली कैप्टन बनकर द्वारका फोर्ट में आया था और गोला बारूद के जखीरे को तबाह करने के बाद गुम हो गया था। गुल खान ने कहा, अब तुम्हें बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। मैंने अच्छा किया जो तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं निकलने दिया। अगरचे पुलिस तुम्हें दिल्ली में तलाश करती नहीं फिर रही, ऐसी कोई हंगामी सूरत हाल नहीं है, लेकिन पुलिस को तुम्हारी तलाश ज़रूर है और दिल्ली के तमाम पुलिस स्टेशनों को खबरदार कर दिया गया है। मैं सोचने लगा कि जिस किस्म के मखदूश हालात पैदा हो गए हैं, मुझे क्या करना चाहिए। मैंने गुल खान से कहा, यही हो सकता है कि मैं अपनी दाढ़ी मूंछें बढ़ा लूं और जिस कदर हुलिया बदल सकूं बदल लूं, क्योंकि मुझे दिल्ली और राजस्थान के आसपास ही रहना है और कमांडो ऑपरेशन शुरू करना है। गुल खान बोला, कम अज़ कम ये तो तुम्हें ज़रूर करना होगा। तुम्हारे सर के बाल ज़्यादा बड़े नहीं हैं। आज से शेव करनी भी छोड़ दो और यहाँ से हरगिज़ बाहर मत निकलना। महल्ले में अभी तक किसी को तुम्हारे बारे में इल्म नहीं है कि तुम मेरे मकान में ठहरे हुए हो, क्योंकि यहाँ तुम्हारी मुखबरी हो सकती थी। मैंने उसे कहा, दाढ़ी मूंछों के बाल बढ़ने में तो बहुत दिन लग जाएंगे। इतने दिन मैं यहाँ कैसे छुपा रहूँगा? किसी न किसी को ज़रूर मेरा पता चल जाएगा और मैं उस वक्त किसी हालत में भी गिरफ्तार होना नहीं चाहता। मेरे सामने एक बहुत बड़ा मिशन है जिसे मुझे हर हालत में पूरा करना है, यानी राजस्थान के इंडियन एटमी रिएक्टर की तबाही। गुल खान बोला, रात को प्रोफेसर जमशेद को आ जाने दो, वो जो कुछ बताएगा उसकी रोशनी में आगे कोई फैसला करेंगे। वो दिन भी किसी न किसी तरह गुजर गया। मैं गुल खान के मकान के ऊपर वाले कमरे में ही बंद रहा। वो मुझे 5 बजे आकर चाय भी बना कर दे गया। उसने एहतियात के तौर पर खाना वगैरह पकाने वाले मुलाजिम को भी छुट्टी पर भेज दिया था, ताकि किसी को खबर तक ना हो कि उसके मकान में एक पुरअसरार अजनबी ठहरा हुआ है। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।